शुरुआत कर रहे हैं फिल्मी जगत से आई एक बुरी खबर के साथ, जहां सिल्वर स्क्रीन के दिग्गज कलाकार मिस्टर इंडिया के मशहूर किरदार कैलेंडर जाने माने फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक का निधन कल रात करीब 1 बजे दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। 66 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सतीश कौशिक ने मंगलवार को जमकर होली खेली थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था, सबको हैप्पी होली कहा था। और आज ये खबर सुबह सुबह आई कि रात करीब 1 बजे उनका निधन हो गया। ये जानकारी खुद उनके सबसे करीबी दोस्त रहे अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट के माध्यम से दी। उन्होंने सतीश कौशिक अब नहीं रहे ये ट्वीट किया। बॉलीवुड में सतीश कौशिक का करियर अगर कहें तो करीब 40 साल से ज्यादा का रहा। एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर लोग उनको जानते थे, बेहतरीन इंसान के तौर पर 10 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन उन्होंने किया। 1993 में रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म से निर्देशन में डेब्यू उन्होंने किया और करीब 100 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। आपको बता दें 1983 में जाने भी दो यारो फिल्म से एक्टिंग करियर की बताया जाता है उनकी शुरुआत हुई और इस फिल्म में उन्होंने डायलॉग भी लिखे हैं। फिल्मी करियर के दौरान कई फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्होंने जीते। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल का अवार्ड मिस्टर इंडिया फिल्म में कैलेंडर के किरदार को कोई भी नहीं भूल पाएगा, मशहूर उससे काफी हुए। और 1978 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने डिग्री हासिल की थी। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के करोल बाग में उन्होंने की। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में उन्होंने जन्म लिया था। और इस वक्त हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, जो काफी बार उनका इंटरव्यू भी कर चुके हैं। प्रशांत, उन्होंने अपने जिंदगी का एक फलसफा बताया था आपको इंटरव्यू देते वक्त कि नाकाम होना है तो उस काम में हो जो आप करना चाहते हैं। जीवन का फलसफा कहीं ना कहीं उनपे पूरी तरह लागू होता है, क्योंकि उन्होंने किसी भी विधा को नहीं छोड़ा। फिल्मों में काम किया, थिएटर में काम किया, रेडियो हो, डायलॉग राइटिंग हो, हर जगह उन्होंने हाथ आजमाया। रिस्क लेने से कभी नहीं घबराए वो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उनका करियर हो या उनकी प्रतिभा हो, उसके बारे में अगर बात करें तो उतना कम है, क्योंकि बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो हर विधा में पारंगत हों, और वो सतीश कौशिक के साथ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खबर सुबह सुबह आई वो सबके लिए इसलिए भी शॉकिंग थी क्योंकि उनके ट्विटर पे, उनके अपने फेसबुक ट्विटर पे जो उनके होली के पिक्चर्स देखे, तस्वीरें देखी, उसको देख के लगता नहीं कि कोई भी शख्स, चलता फिरता इंसान इतनी जल्दी ऐसी खबर आ जाए। मैं आपको अभी बता देना चाहूंगा कि दिल्ली में अभी तक उनका पार्थिव शरीर है और कुछ ही देर में जो उनका पोस्टमार्टम है वो शुरू होने वाला है। और उसके बाद करीब माना जा रहा है कि 2:30-3 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को हवाई जहाज के द्वारा यहाँ लाया जाएगा, मुंबई लाया जाएगा। और उनके जो करीबी सब दोस्त हैं वो सब पूरी इस प्रक्रिया जो है हो रही है ऑटोप्सी की या पोस्टमार्टम, उस पर नजर रखे हुए हैं। हम बात करें कि आपने जो कहा कि उनके अभिनय के बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में, तो ये बहुत ही एक ऐसे रैग्स टू रिचेस की कहानी, क्योंकि वो हरियाणा से आए, हरियाणा के एक गांव से आए और मुंबई आने के बाद एक इतने बड़े डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर वो बन गए। और सबसे बड़ी बात कि 40 साल के पूरे दशक में सारी जो प्लेटफॉर्म से उन्होंने उस पर काम किया है और अभी भी वो काम कर रहे थे। कागज 2 उनकी फिल्म आने वाली थी और लास्ट टाइम जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बात बताई। और खाली फिल्म ही नहीं, बहुत से ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स है जहां पे वो जो फिल्मों के उत्थान के लिए या अलग अलग जो स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा है या और जगह है या ऐसी जगह जहां पे सिनेमा नहीं पहुंचा है, उनके उत्थान के लिए भी वो वहां पे सिनेमा के उत्थान के लिए काम कर रहे थे। तो सतीश कौशिक का जो पूरा का पूरा जिंदगी थी, पूरा जो जीवन था वो फिल्मों के लिए न्यौछावर था। जी जया जी बिल्कुल। प्रशांत, उनकी शख्सियत की बात करें तो बेहद जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। मुझे याद है आज से 15-16 साल पहले मूर्थल जो कि हरियाणा में है, वहां पर एक ढाबे में, सुखदेव ढाबे में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। और जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई तो इतना आत्मीयता से उन्होंने मुलाकात की। वो बताया उन्होंने कि हरियाणा में कहां से बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ से आते हैं, और किस तरह से उन्होंने संघर्ष पूरा किया। एनएसडी कैसे पहुंचे, एफटीआई कैसे पहुंचे। आपके जो आपने इंटरव्यू लिया था उसके कुछ अंश भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा, और जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ एक बतौर वैसी शख्सियत के तौर पर उनको देखा जाएगा।
बिल्कुल, क्योंकि मैं भी जैसे बोल रहा था कि जब भी मैं उनको मिला हूं मुझे हमेशा एक ही चीज याद रहती है कि जब भी फोन किया तो उनकी एक हंसती हुई आवाज की, अरे प्रशांत कैसा है, और जब भी मैं मिला तो मुस्कुराता हुआ चेहरा सॉरी माफ कीजिएगा। तो जाहिर सी बात है कि उनकी शख्सियत मुझे हमेशा उसी तौर पे याद रहती है। हमने उनको सिनेमा में देखा है, फिल्मों में देखा है, फिल्मों में जिस तरह का उनका काम था, उनके कैरेक्टर्स से वो हम सबको याद हैं, लेकिन कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर से आपको जो इंसान है उसकी वास्तविकता वो आपको पता नहीं लगती है। तो सतीश कौशिक के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी उनको मिला उस आत्मीयता से, उस वार्म के साथ वो मिले। जहां तक बात करें हम उनके करियर की, अगर उनके करियर में आपने बोला अभी जाने भी दो यारों के लिए डायलॉग लिखे थे, आप सोचिए कि अनिल कपूर के साथ उन्होंने पहली फिल्म की थी वो 7 दिन, और वो 7 दिन से लेके अब तक अनिल कपूर के साथ उनकी दोस्ती और उनका जो एक मिलना जुलना है वो चला रहा, और कितनी ही फिल्मों में उनके साथ काम किया, बतौर डायरेक्टर भी काम किया, बतौर एक्टर भी काम किया। इन 40 सालों में जितने सुपरस्टार आए, चाहे वो गोविंदा हैं, चाहे वो अनिल कपूर हैं, चाहे वो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, डेविड धवन हैं या कुंदन शाह हैं, सबके साथ उन्होंने काम किया। और जो भी फिल्म आप उनकी देखेंगे तो आपको उनकी फिल्म में एक चीज होगी कि सतीश कौशिक का जो किरदार होता था वो एक छाप छोड़ के जाता था। आप उनके अभिनय को या उनकी प्रेजेंस को आप नकार नहीं सकते किसी भी फिल्म में, चाहे वो कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा कैरेक्टर क्यों ना हो। एक और जो सबसे बड़ी बात है कि एक्टर्स होते हैं, आप ट्रेन्ड एक्टर हैं, क्योंकि आप ट्रेन्ड एक्टर हैं तो वहां पे आपको राइटिंग, डायरेक्शन सबकी एक ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद वो FTII भी उन्होंने किया। तो फिल्म मेकिंग और थिएटर दोनों किया, और वो अंत तक थिएटर भी करते रहे और फिल्म भी करते रहे। उनका प्ले था वो सेल्समैन रामलाल, वो प्ले उनका बहुत बड़ा हिट हुआ, अलग अलग शहरों में जाके उन्होंने उसके शोज भी किए। तो सतीश कौशिक का जो पूरा करियर है उसमें आप किसी एक चीज पे उंगली नहीं रख सकते कि भाई यही अच्छा किया है। उन्होंने हर जगह, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। जया बिल्कुल, और सीखने की ललक और चाहत ऐसी थी, और खासकर आपने जो कैरेक्टर की बात की, मुझे मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है जाने भी दो यारो। अशोक का जो किरदार है, जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया पूरे फिल्म में और उसके डायलॉग भी उन्होंने लिखे, तो वो काबिले तारीफ है, क्योंकि उस दौर में वो जो फिल्म बनी थी एक क्लासिक थी, और उसके जो डायलॉग लिखना इतना आसान नहीं था, जो तंज उसमें कसा गया था। बिल्कुल, वो चाहे वो फिल्म हो, लेकिन क्या होता है कि जब एक ट्रेन्ड एक्टर या एक मंझा हुआ कलाकार होता है तो उसकी बात ये होती है कि जितना किरदार आपको स्क्रिप्ट में दिया गया है उसमें आप किस तरह से उसको और खूबसूरत बनाते हैं या और सजाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें उनके किरदार में रही हैं, उनके किरदार जो उन्होंने फिल्मों में किए जहां पे वो चीजें ऐड कर देते थे। जैसे कि आपको अगर पहाड़गंज के किसी किरदार का आपने उन किरदार निभाते हुए देखा तो वो भाषा अडॉप्ट करना कि अच्छा वहां के लोग इस तरह से बोलते हैं, या किसी और जगह के लोग, हरियाणा के लोग इस तरह। आप छलांग उनकी फिल्म देखें जहां पे उन्होंने हरियाणवी का एक किरदार निभाया है, और जो ह्यूमर है हरियाणा का वो किस तरह से वो लेके आए हैं। साजन चले ससुराल देखें तो वहां पे वो साउथ इंडियन कैरेक्टर कर रहे हैं, और वो साउथ इंडियन कैरेक्टर में आप लगेगा कि हाँ ये हरियाणा का एक इंसान है जो लेकिन साउथ इंडियन कैरेक्टर में जब आते हैं तो बिल्कुल साउथ इंडियन लगते हैं, हरियाणवी नहीं लगते वो। या हम खिलाड़ी 420 की बात करें अक्षय कुमार की, तो उसमें उनके मामा का किरदार जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, और वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में हर मोड़ पे अपने भांजे को बताता है कि ये तेरे को करना चाहिए, ये तेरे को नहीं करना चाहिए। तो जितनी भी ये फिल्में, जितने भी ये स्टार्स हैं, और इन फिल्मों की कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं सतीश कौशिक जैसे कलाकार का बहुत बड़ा हाथ होता था, क्योंकि जो एक ब्रीदर होता है कॉमेडी का वो ये सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स ने दिया है। और जैसा मैं कह रहा था कि सतीश कौशिक इंडस्ट्री में भी बहुत लोग क्लोज हैं। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो होली पे उनके साथ थे परसों और कल, और उनके साथ ही रहे, शाम को 5 बजे तक वो होली मना रहे थे। उसके बाद वो अपने रूम में चले गए, होटल चले गए जहाँ पे सॉरी जो उनके दोस्त थे, उनके दोस्त के साथ उनके फार्म हाउस पे रुके हुए थे, वो वहां चले गए। और करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब जब उनको थोड़ा सा एंग्जाइटी और थोड़ा अनकंफर्टेबल होना शुरू हुए तो उनको हॉस्पिटल ले जाए। खुद वो गाड़ी में बैठे थे, और हॉस्पिटल पहुंचने से थोड़ा 2-3 मिनट पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ली। तो आप सोचिए कि उनकी जिंदा दिली का हाल ये है कि आप कहीं पे भी, जितने भी उनके दोस्त हैं, अगर वो होली मनाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं सिर्फ दोस्तों के साथ, या यहाँ पे अपने, तो दोस्तों के लिए हमेशा आप उनके ट्वीट भी देखेंगे, चाहे वो अनुपम खेर को किया गया ट्वीट हो या अनिल कपूर को किया गया ट्वीट हो, तो वो वार्मथ
हमेशा आपको उनके ट्वीट्स में नजर आएगी, उनकी बातों में आपको नजर आएगी। बिल्कुल, आत्मीयता वो हर बार उनकी बातों में नजर आती थी, और किस तरह से तमाम बॉलीवुड जगत और लोग जो उनसे जुड़े रहे उनको याद कर रहे हैं, और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा किस तरह से इस दुनिया को अलविदा कह गया। यूं 66 साल ही उनकी उम्र थी। प्रशांत तमाम जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमसे जुड़ने के लिए। और अभिनेता अमोल पालेकर जो हैं किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं, उनसे भी हमने कुछ देर पहले फोन पर बात की, वो भी सुनते हैं। बहुत ही दुखद खबर है। मुझे सतीश याद है, एक बहुत ही उम्दा कलाकार, बहुत ही सक्षम कलाकार, और एक ये मैं जरूर कहूंगा कि विनोदी अभिनेता की जो हमारे यहाँ परंपरा रही है, उसमें सतीश ने एक नया पहलू दिया, उसको एक नया पर्सपेक्टिव दिया, कह सकते हैं, नया रूप दिया, और बहुत ही अच्छे निर्देशक रहे हैं। हमारे हिंदी फिल्म जगत की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, इतना जरूर कहूंगा। और सतीश कौशिक के बचपन की अगर बात की जाए तो दिल्ली के करोल बाग में उनका बचपन बीता है। उन्हें फिल्म देखने का इतना शौक था कि वो बताते हैं कि माँ के तकिए के नीचे से कैसे वो पैसे चुराकर फिल्म देखने के लिए जाया करते थे, और कई बार उनकी इसके लिए बाकायदा पिटाई हुआ करती थी। ये तमाम बातें हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत सिसोदिया से उन्होंने शेयर की। उनके जो इंटरव्यू के कुछ अंश है वो हम आपको दिखा रहे हैं। करोल बाग में रह के छोटी गलियों में इतना बड़ा सपना कैसे देखा, और मुझे ये भी जानना है कि वो बीज कहां से पड़ा। मैं ना करोल बाग 45 नंबर नाई वाला गली में पैदा हुआ था। फादर हरियाणा से थे, हमारे रूट्स हरियाणा के हैं। छोटा सा घर था, 1.5 कमरा बोल सकते हो आप उसे। उसके अंदर 3 बहन 3 भाई, माँ बाप, 8 लोग रहते थे, और मैं एक अकेला आदमी था कि मैं गली की चारपाई पे बैठ के बाबूजी से ये बोलता था, बाबूजी मुझको बड़ा पॉपुलर आदमी बनना है, मेरा नाम जो है ना अखबारों में आना चाहिए। पता नहीं कैसे कहा, क्या हिम्मत थी, क्या सपना था, लेकिन कहा, और उनके आशीर्वाद से अखबारों में आया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। वो चारपाई नहीं थी मेरे लिए, तो उड़न खटोला थी असल में, वो ना बात है। जो मुझे आसमान में ऐसा दिमाग में आया क्यों? कहीं मैं अपने आप को ना भीड़ से अलग करने की, मेरे को, चाहे मैं छोटे परिवार से था, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से था। कितने उम्र के थे उस वक्त? मैं होऊंगा करीब 9वीं क्लास में। आपने फिल्म देख ली थी तब तक? हाँ, पिक्चरों का तो मतलब घर में बहुत पिटाई हुआ करती थी। मैं भाग भाग के पिक्चर देखा करता था। रिवोली सिनेमा में मैंने फर्स्ट 7 बार लगातार देखी है असल में, जितेंद्र साहब की असल में। तो ऐसे पिक्चर देखते थे असल में। किसी को क्या पता था कभी ये सब हमारे जानकार बन गए। पैसे माँ के तकिए के नीचे से चुराया करता था। कहाँ से पैशन, कहाँ से दिमाग में था, शायद होता है ना कि मैं तो कहता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि मैंने जिंदगी में एक काम सोचा कि मेरे को ये बनना है, और मैं वो बन गया। किसी को पता नहीं था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, हमको खुद नहीं पता था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंस्टीट्यूट क्या है। पता कैसे लगा? पेरेंट्स का तो कैसे सोचे यार, कैसे पता लगा? वो हमारे एक टीचर ने बताया, प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास, जो अमिताभ बच्चन साहब के भी टीचर रह चुके हैं, और बहुत हमारे थिएटर कॉलेज से। उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और मुझे बोला कि सतीश, डोंट डू एनीथिंग इन लाइफ, बिकम एन प्रोफेशनल एक्टर। क्या बात, एक्टर बनो तुम। ऐसे टीचर भी बहुत कम है जो ये बोले। तो मैंने कहा सर मेरी तो शक्ल सूरत नहीं है, मैं कैसे, मतलब मेरे को शौक है पर मैं कैसे बनूंगा। तो कहने लगे डोंट थिंक लाइक दैट, व्हेन आई सी यू ऑन स्टेज आई थिंक यू आर एन अल्टीमेट गुड लुकिंग पर्सन फॉर मी। तो वो प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास ने एक्चुअली मेरे को बोला, और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सोसाइटी में, तो उन्होंने मुझे वहां भेजा। मैंने बहुत कुछ सीखा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। तो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को चूस लिया, जिसे कहते हैं ना। मैंने अपनी अंग्रेजी इंप्रूव की, मैंने बायोग्राफीज पढ़ी, वहां पर ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, मैंने प्लेज पढ़े, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, वेस्टर्न ड्रामा, यूरोपियन ड्रामा। एनएसडी वाज दैट काइंड ऑफ प्लेस फॉर मी वेयर आई लर्नड अबाउट लैंग्वेजेस, अबाउट लिटरेचर, अबाउट ड्रामा राइटिंग। वो 3 साल जो थे वो मेरी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट रहे।
भारत राष्ट्रीय समिति की नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से अब 11 मार्च को पूछताछ होगी। के कविता ने ईडी को चिट्ठी लिखकर एक हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन ईडी ने उन्हें 11 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। के कविता को ईडी ने आज पेश होने के लिए समन भेजा हुआ था। उनसे दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ होनी है और इसी मामले में सीबीआई उनसे पिछले साल 12 दिसंबर को 7 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। इस बीच के कविता दिल्ली पहुंच चुकी हैं और आज वो एक प्रदर्शन में शामिल होंगी। दोपहर 1 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। ईडी दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में अरुण पिल्लई नाम के शख्स, जो कि हैदराबाद के व्यवसायी हैं, उनको गिरफ्तार किया था। अरुण पिल्लई को कोर्ट ने 13 मार्च तक रिमांड पर भेजा है। दिल्ली सरकार को आज 2 नए मंत्री मिल जाएंगे। सौरभ भारद्वाज और आतिशी आज दिल्ली में मंत्री पद की शपथ लेंगे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं, जबकि आतिशी पहली बार मंत्री पद की शपथ लेंगी। 2014 के बाद दिल्ली सरकार में शामिल होने वाली पहली महिला मंत्री यहां पर होने जा रही हैं आतिशी। 2014 में यहां पर केजरीवाल सरकार 49 दिन की सरकार बनी थी, तब राखी बिड़लान को मंत्री बनाया गया था। बदलता हुआ मौसम सेहत पर भी असर डाल रहा है और एक बार लोग जो है वायरल की चपेट में फिर से आने लगे हैं। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की तरह ही बेहद संक्रामक है ये H3N2 इन्फ्लुएंजा। काफी लोग बीमारी से इस वक्त इससे पीड़ित हैं। बीमार लोग किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, देखते हैं इस पर हमारे सहयोगी वेदांत की रिपोर्ट। दिल्ली के सबसे मसरूफ निजी अस्पतालों में से एक का इन्फ्लुएंजा वार्ड। 48 साल की दिल्ली निवासी नीलू मल्होत्रा को लंबे समय से बुखार, खांसी और थकान के बाद यहां दाखिल किया गया। मेरा सबसे सिम्टम फीवर और खांसी था और शिवरिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत ठंड लग रही थी मुझे, और खांसी, जुकाम, कंजेशन, यही सब थे। और मैंने दवाई ली, मेरा बेटा को डॉक्टर है, पर मुझे घर में फर्क नहीं पड़ा। H3N2 इन्फ्लुएंजा, जिसे हांगकांग फ्लू भी कहते हैं, बेहद संक्रामक है और उत्तर भारत में पिछले कुछ महीनों में अस्पतालों में सबसे ज्यादा भर्ती होने वाले मरीज इसी फ्लू से पीड़ित हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बुखार, बदन में दर्द, सांस लेने में दिक्कत से लेकर गला खराब होने की शिकायतें लेकर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होने के लिए आ रहे हैं। पिछले 2 महीनों से इन्फ्लुएंजा के बहुत मामले आ रहे हैं। ये कोविड जैसा ही है क्योंकि दोनों वायरल बीमारियां हैं। दोनों बहुत तेजी से म्यूटेट होती हैं। दोनों महामारी की शक्ल ले चुकी हैं और फेफड़ों पर असर डालती हैं। इस आक्रामक और देर तक चलने वाले वायरस के साथ साथ भारत भर में कोविड के मामलों में भी अचानक तेजी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से देश में एक दिन के कोरोना के मामलों में 260 ताजा मामलों का इजाफा हुआ है, जबकि मौजूदा मामले बढ़कर 3000 हो गए हैं। इन्फ्लुएंजा और अडेनोवायरस जैसे अन्य वायरल बीमारियों के बढ़ते मामलों से एक दिक्कत ये भी होती है कि लोग रोग से निपटने के लिए अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स खाते हैं, लेकिन वायरल रोगों में एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती। भारत में कोविड पैंडेमिक के बाद कई प्रकार के वायरल इन्फेक्शन सामने आए हैं। अब इसका ये मतलब है कि एक लार्जर हैबिट फॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो, या फिर चाहे समय पर वैक्सीनेट करवाना और अपनी इम्यूनिटी हाई रखना हो। नई दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह और सुदीश के साथ वेदांत, NDTV इंडिया। त्रिपुरा में डॉक्टर मानिक साहा की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में शपथ ली। अगरतला में भारी शक्ति प्रदर्शन के अलावा बीजेपी ने तिपरा मोथा के साथ गठबंधन की बात भी शुरू की। अब सवाल और सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि क्या तिपरा मोथा सरकार का हिस्सा बनेगी। देखते हैं सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट। 70 साल के डॉक्टर मानिक साहा दांतों के डॉक्टर थे जो राजनीति में आ गए
होली के दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली। हजारों बीजेपी समर्थकों की नारेबाजी के बीच बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया। আইনত প্রতিষ্ঠিত আমি শ্রী রতনলাল নাথ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে भगवान बुद्धेर नामे मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति जिन 3 पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव हुए थे उनमें से त्रिपुरा में ही बीजेपी सरकार की अगुवाई कर रही है। बाकी दोनों राज्यों में प्रमुख दल दूसरी पार्टियां हैं। डॉक्टर साहा के अलावा 8 और मंत्रियों ने शपथ ली। पिछले मंत्रिमंडल के 4 बीजेपी मंत्रियों ने इस बार भी शपथ ली, जबकि पार्टी के 3 नए विधायक और सहयोगी दल आईपीएफटी का 1 विधायक भी मंत्री बने। 2 घंटे से ज्यादा लंबे मीटिंग के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह निकले स्टेट गेस्ट हाउस से। लेकिन क्या तिपरा मोठा और जिनके साथ मीटिंग हुआ है, तिपरा मोठा के वरिष्ठ नेता और तिपरा मोठा के चीफ प्रद्योत माणिक्य, क्या ये दल इस रूलिंग गठबंधन को ज्वाइन करेंगे? इस पर कोई खुल के बात अभी भी नहीं कर रहा है। कयास लग रहे थे कि वामपंथी गढ़ धनपुर में जीतने वाली केंद्रीय मंत्री प्रतिभा भौमिक मंत्री बनाई जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी 3 मंत्री पद हाल ही रखे गए हैं। जानकारों का कहना है कि तिपरा मोथा पार्टी के साथ सहयोग होने पर ये सीटें उन्हें मिलेंगी। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हिमंता बिस्वा शर्मा और मानिक साहा तिपरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष प्रद्योत मानिक देव बर्मन और उनके विधायकों से मिले। बीजेपी विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है और 2024 के लिए समर्थन भी जुटाना चाहती है। कोई भी डिमांड त्रिपुरा मोथा ने नहीं रखा, ना किसी प्रकार के डिमांड के विषय में बात हुई। जिस विषय में आपने डिप्टी सीएम, मंत्री इत्यादि आपने कहा, ऐसा कोई भी डिमांड ना तो मोथा की तरफ से था, ना भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई डिस्कशन किया है। जनरल टॉक्स था कि ट्राइबल वेलफेयर कैसे किया जा सकता है। हम लोग गवर्नमेंट में नहीं बैठ रहे, हम लोग कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। हम चाहते हैं कि इसका टाइम फ्रेम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन हो, उसके बाद ही हम विचार करेंगे। लेकिन ये बात 3 या 4 लोगों को मिनिस्टर बनाने का नहीं है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपस्थित होना बीजेपी के तरफ से एक संदेश है। बीजेपी भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में अपने लिए जगह बढ़ाना चाहते हैं और 2024 को चुनाव को नजर में रखते हुए बीजेपी ऐसे इलाका में काम कर रहे हैं जहां पे पहले उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिले हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री यहां आज अगरतला आए हैं और बाकी जो उत्तर पूर्व राज्य है वहां पे भी बीजेपी अपना जगह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री उत्तर पूर्व राज्य से इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ अगरतला से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। पुलवामा के शहीदों के परिवार वालों के साथ बदसलूकी के मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फोन करके ये मुद्दा उठाया। राजनाथ सिंह ने अशोक गहलोत से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। उधर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जबकि सरकारी नियमों के तहत ही शहीदों के परिवार को राज्य सरकार तमाम तरह की सुविधाएं दे रही है। जयपुर में 9 दिन से धरने पे बैठे भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, उनके साथ है पुलवामा में शहीद हुई 3 जवानों की वीरांगनाएं। इनकी मुख्य मांग है एक परिवार जहां कोई बालिग नहीं है वहां उनके देवर को नौकरी दी जाए। एक और मांग है सड़क के निर्माण को लेकर और वो चाहती है कि स्कूल शहीद के नाम हो। तीसरी मांग शहीद की मूर्ति को लगाने की है। हम आए थे मान सम्मान मांगने, हमको मिला अपमान, तो ऐसे अधिकारियों को निलंबित करो, सस्पेंड करो। और अधिकतर मांगों के लिए सरकार तैयार हो ही गई है।
कि इनके 250 मीटर की सड़क, बाउंड्री, देवर को नौकरी उसको और अपने सुंदरावली वाली को उसके देवर की नौकरी और उसके कॉलेज का नामकरण, इसके चौराहे पे मूर्ति और इसके 2 किलोमीटर की सड़क। यही ज्यादातर मांगे। क्यों भाई, और कोई रहेगी क्या? स्कूल की मन्नत जो करा लेंगे 5 4 इन मांगों को लेकर सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। धरने पे बैठी महिलाओं ने राज्यपाल से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन जब महिलाएं गवर्नर हाउस जा रही थी तो उनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, ऐसा आरोप है। इसके चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात भी की। मंगलवार शाम को सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास धरना स्थल पे पहुंचे। अभी हम तो ये चाहते हैं कि लगभग मांगों पर तो सहमति है। देवर को नौकरी देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों, अपनी बात होगी, उसका रास्ता निकल जाएगा। एक बड़ा इश्यू, इसमें इतना बड़ा ज्यादा टकराव वाली स्थिति नहीं है। अब कोई छोटी डिमांड है, 250 मीटर की रोड बनानी है, करनी है। पैकेज हमारा सबसे अच्छा रास्ता का वो दे चुके हैं। 2 किलोमीटर मैं तो हजारों किलोमीटर की बना रही हूँ, 2 किलोमीटर और बना देंगे। हमारी सरकार कहीं भी शहीदों के लिए कड़ा रुख नहीं अपनाएगी, बिल्कुल नरम रुख अपनाएगी। तो इनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनकी मांगों को लेकर ट्वीट के जरिए कुछ सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा है कि अगर वीरांगनाएं देवर को नौकरी देना चाहती हैं तो शहीद के बच्चे जब बालक होंगे तो उनका क्या होगा? उनका हक मारना उचित है क्या? मुख्यमंत्री ने किरोड़ी लाल मीणा पे राजनीतिक रोटियां सेकने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी बताया कि एक जगह जहां वीरांगना शहीद की मूर्ति लगाने की बात कर रही है तो वहां पहले से शहीद की 2 मूर्तियां लग चुकी है और क्योंकि अब सहमति नहीं बनती दिख रही है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपना धरना जारी रखा है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो ये जो मुद्दा है राजस्थान में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और ताजा घटनाक्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कहा है कि शहीदों के परिवारों ने सम्मान का हवाला देते हुए इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है, जिस पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इन वीरांगनाओं के अनुरोध पर युक्तियुक्त विचार करते हुए सकारात्मक कार्रवाई करने को कहा है।